चुनावी प्रक्रिया सरकार सीईसी की नियुक्ति के जिस तरह नियंत्रित कर रही है, उसके चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है। और यहाँ की यानी कारखाने की एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे लोग उसमें घुस गए हैं और घुस जाने के बाद वो क्या क्या करते ईवीएम में मालूम नहीं। आप प्राइवेट मेंबर्स को डाले हैं, होता है, लेकिन एक ही पार्टी के कोई क्वालिफिकेशन उसको अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे लोगों को आरएसएस के लोगों की चुन चुन के डालना बोल के है क्या? अरे मुझे देखो जोशी साहब, आप बात मत करो, मुझे सब मालूम है, तुम्हारे सब ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। वुमेन रिप्रेजेंटेशन का झूठा था, हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे, हाँ दोगे। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था, और लेकर आपका इतना बहुमत है। यही बहुत बड़ा दुख है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। सर, मोदी जी के जो 10 वर्ष के कार्यकाल में उनके कुछ सवाल भी थे कि किस ढंग से पहले की सरकार काम नहीं की, इस अर्थ में भी शब्द थे, और ये सरकार कितनी अच्छी काम की इसका भी विवरण उन्होंने दिया था। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये हिमांशु वाजपेयी एक कवि है, उन्होंने कुछ कहा था, उन लाइनों को मैं पढ़ता हूं। न खाता न बही है, न खाता न बही है, जो तुम बोले वही सही है। न्यूज ये छप रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है। सच पर एफआईआर क्यों, सच पर एफआईआर क्यों, रासू की मार क्यों, झूठ की जय जयकार क्यों, निष्ठुर है सरकार क्यों, मगर मेरे शहर के लोग, देश के लोग ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, एक तरफ तो आप अपनी बातों को बहुत सी अनेक उसको एडजेक्टिव्स लगाकर आप बोले, यहाँ सही है कि हर सरकार अपनी बात को राष्ट्रपति के माध्यम से कहलाते हैं, लेकिन इस राष्ट्र के जो निर्माता है, उनको कभी भी
हम नहीं भूलना चाहिए। और समृद्धि के इस राह पर जाने के लिए सबको मिलके काम करना है। लेकिन सबसे जो लोग देश के लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़े उसमें शिक्षा है। और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे और अपने हकूक को जानेंगे नहीं, संविधान के रक्षा करेंगे नहीं, तब तक इसका फल गरीबों को नहीं मिलेगा, अछूतों को नहीं मिलेगा, निचले वर्गों को नहीं मिलेगा, जो कमजोर तबके के लोग उनको नहीं मिला। इसीलिए आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यही काम किया, शिक्षा के लिए प्रथम स्थान दिया। उन्होंने कईयों प्राइमरी स्कूल से लेकर अपनी योजनाओं में हाई स्कूल, कॉलेजेस सभी, और उसके बाद आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने खोला, और ये इंस्टीट्यूशन देश के विजन बने। और जब हम देश के लिए जो एक विजन बना के चलते हैं तो वो बहुत दिन चलता है, लेकिन उसको छोड़ के सिर्फ अपने ही काम पे पीछे जाता है। ये सब एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन हो, और इसका लाभ चाहे अपना मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एम्स हो, कुछ भी, इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। इसीलिए तो एक तो संविधान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन बनाया गया। लेकिन इसमें आज ओबीसी के बच्चों के लिए 27% जो रिजर्वेशन है वो उनको मिलना है, वो नहीं मिल रहा। और क्योंकि कोई कारण लगा के वो घट जाते हैं। एससी एसटी के भी ऐसे ही होते हैं कि कई जगह जो रिजर्वेशन है उसको घटाने की बहुत कोशिश चल रही है, जैसा कि कोई क्वालिफिकेशन बढ़ाना, कोई एक्सपीरियंस बढ़ाना, कोई एज का, ऐसे सारे चीजें लाके ये एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को कैसा काटा जाए, ये चंद लोग सोचते हैं। और इसके ऊपर कोई भी सरकार इसको जांच नहीं करती, उनके लिए कोशिश नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा जो हमारे देश के लिए नुकसान है। और खासकर स्कॉलरशिप भी, जो स्कॉलरशिप उनको रेगुलरली सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। वो देरी से जाता है तो वो बोलते हैं कि जब तक आपका पैसा यहाँ भरा नहीं जाता आपको हम एडमिशन दे नहीं सकते, या 1 महीना 2 महीने होने के बाद आपका स्कॉलरशिप नहीं आना, उसीलिए अब यहाँ पर जगह नहीं है, बंद कर दो। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। और पहले से ये मानसिकता है कि समाज में, मैं ये मोदी जी आए इसलिए ऐसा हुआ, ये नहीं बोलता हूं, कि ये समाज की एक मानसिकता है। धार्मिक मानसिकता बोलो या ऊपर नीचे क्या बोलो, ये सब में है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आदमी जो अपने आपके बहुत इधर इधर, पहले तो वो कांग्रेस में थे, एक चीफ मिनिस्टर अब बने, जरा आजकल वो बहुत आपके लाडले बने।
और उनका कहना है, मैं एक दावे से कहता हूं कि उन्होंने बाद में उसको किस ढंग से समाज में कहा मालूम, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्र स्थापी शूद्र सयापी स्वभावजम। ये है खेती, गाय पालन और व्यापार, ये वैश्यों की दायित्व है। और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है। एक चीफ मिनिस्टर बोलता है, इस देश का एक चीफ मिनिस्टर यह भाषा बोलता है, उसको निकाल दो। जो व्यक्ति का जो मन में ये है वो क्या कानून गरीबों के लिए बनाया। ऑनरेबल खड़गे जी, I take मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। This will not go on record. Why? Because you are not following rules. This is said. Rules do not allow you Dr. unless Baba you Saheb are Ambedkar in the Samvidhan. No. This is, you can read. I request you. ये क्यों जाएगा? How can it be ये done? क्यों जाएगा? ये अनपार्लियामेंट्री है। There is no notice to me. Sir, no. You it have is to give public notice on domain. this. I am no. Please, See, take your sir. seat. I again appeal to you. Follow the rules. You have Arre, great rule. experience. I acknowledge your experience. Please. Sir, मैं Don't get into that देखिए, mode. Prime Don't Minister, get into that mode. ये दर्द होता है हमको। ऐसे लोग जब अधिकार में होते हैं, कुर्सी पे बैठ के ऐसी बात करते हैं। और आज भी संविधान लागू होने के बाद, आजादी मिलने के बाद और आजादी के 75 अपने 78 ईयर्स होने के बाद और 75 वर्ष संविधान को इम्प्लीमेंट करने के बाद भी अगर ये मानसिकता लोगों में है तो शूद्र लोग कैसा आगे आएंगे, आप बता दीजिए, बता दीजिए आप। तो ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटीज में, ऐसा ही होता है हाई प्रोफाइल स्कूल्स कॉलेजेस में। क्यों नहीं लेते उनको एडमिशन? क्यों नहीं देते? पैसा नहीं रहता। लेकिन हम खोलते जा रहे बड़े बड़े स्कूल, खोलिए, अच्छी बात, लेकिन इनको भी दो ना। इनको ये मत बोलो तुम्हारी सिर्फ आपका काम सिर्फ सेवा करना है, आपका काम दूसरा नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, लड़ नहीं सकते देश के लिए। आप गुत्ता लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, दूसरों को भी उसमें मिलाइए। और आज मैं आपसे यही पूछने के लिए यहाँ पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी है, वो सोचेंगे इसके बारे में, कम से कम बाद में तो अपने चीफ मिनिस्टरों को बुला के ये कहेंगे, भाई ऐसी बात मत करो, मेरी तो बदनामी हो गई, लेकिन तुम क्या है बोले तो जनता के आंखों से गिर जाएगी। दूसरी बात, स्किल डेवलपमेंट ग्रेजुएट्स। सर 222 में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बेरोजगारी 13.4% और फीमेल ग्रेजुएट्स उनकी संख्या वो 20.6% हो जाती है। अगर एजेंसियों के आंकड़े देखें तो स्थिति और भी खतरनाक है। यह है बेरोजगारी के कारण लोग लिखे पढ़े रहे तो भी युवाओं को आज नौकरी नहीं मिल रही। एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके तरफ आप ध्यान देना चाहिए था। उसमें क्या है बताइए आप? उसके विषय में कुछ नहीं। अब युवाओं को तो आप आकर्षित करते हो अपने भाषणों से, ये सब यहाँ जाओ, फॉरेन जाओ, कहीं कहीं जाते ना, हर जगह जाते हैं तो उनको बोल के अपने भाषणों से तो आकर्षित, लेकिन वो पाप बेचारा भूखे पेट से क्या सुनेंगे आपका बात? पेट भूखा है उसका, बेरोजगारी है, वो क्या सुनेगा? तो ये बेरोजगारी के लिए आपने क्या किया, ये हमारा सवाल है। लेकिन उसमें कोई जिक्र नहीं है उसमें। और आज महाराष्ट्र में एक उदाहरण देता हूं,
4,500 वैकेंसीज के लिए जहां से हमारे लीडर ऑफ द हाउस आते हैं, 10 लाख एप्लीकेशंस आए और उसमें एमबीए, इंजीनियरिंग, ये सब लोग शामिल हैं। तो आप देखिए कितना हम रोज पर रोज कमजोर बनते जा रहे हैं। और दूसरा, आप देखे होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी देखे होंगे, खासकर हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनके स्टेट से और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी के बॉर्डर के लोग, बहुत लोग मिलिट्री में जाते हैं, फौज में जाते हैं। तो इजराइल के एक एजेंसी ने जब एप्लीकेशन बुलाए तो हमारा युवा कहता है यहाँ बेरोजगार रहने से अच्छा है मैं इजराइल में काम करते हुए मरना पसंद करूंगा। यहाँ का युवा कैसा बोलता है, और जहां बमबारी हो रही वहां जाने को तैयार है। यूपी का कहता है, वो ये कहता है अगर मुझे यहाँ अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाए तो कभी इजराइल नहीं जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही, युवा कह रहे हैं। तो आप इनकी जो बात करते हैं, आज पब्लिक सेक्टर्स भी आप खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रिजर्व क्लास, वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो, हम एक पब्लिक सेक्टर्स हो एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। उससे नौकरियां भी खत्म हो रही। सरकार में कम से कम सब मिला के मैं बोलता हूं, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हो, ये सभी मिलाए तो एडेड इंस्टीट्यूशंस प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आज नियरली 30 लाख वैकेंसीज हैं। तो आप 10-12 हजार को रिक्रूट करते हैं और उसका एप्लीकेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ से दिलाते हैं। वो तो रूटीन कोर्स है, कोई अंडर सेक्रेटरी भी दे सकता है, डिप्टी सेक्रेटरी। लेकिन 2-4 बार देखा मैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ से दे रहे नौकरियां देना है तो एक बार इसकी मुहिम करो, 30 लाख लोगों को भर्ती करो, जितना चाहे उतना सर्टिफिकेट बांटो। हम उस कहेंगे भाई ये ठीक है इतना, लेकिन 30-30 लाख वैकेंसी खाली और हम उसको उधर नजरअंदाज हम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अब एम्स में भी खाली है बहुत से। मैं पूरा अगर बोलते जाऊं बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए परसेंटेज बोलूंगा। आज एम्स की वैकेंसी रेट 41% है और 20 में 7 अस्पताल में स्टाफ की कमी है। आपने बोला कि हमने एम्स करा और दूसरे इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, वो ये बहुत लंबी चौड़ी अपने भाषण में उन्होंने कहा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जहां जरूरी है आप क्यों नहीं देते? मैं बोला कि आर्टिकल 371J ये स्पेशल आर्टिकल सिर्फ हैदराबाद कर्नाटक के लिए लागू है और वो आखिरी अमेंडमेंट हमने लाया था, जो हमने कोशिश की, सब लोग सपोर्ट किए, उसमें जेटली भी थे, बीएसपी था, सब पार्टी के लोग यूनानिमसली उस अमेंडमेंट को सपोर्ट किए। मैं उसका याद करता हूं। लेकिन मैंने आपसे 2 बार पूछा, नहीं आपके सिद्धरामैया वो जमीन नहीं साहब, वो तो जमीन ईएसआई की है, गवर्नमेंट की है। और एम्स अगर खोलेंगे एंटायर बैकवर्ड क्लास एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन आपने उसको इंटरेस्ट नहीं लिया। आप ऊपर से तो देखे होंगे, क्योंकि
आपकी विमान एक दो बार वहीं से आ गई, और परसों भी आप 15 दिन पहले वहाँ उतरे गुलबर्गे में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। खैर अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रही, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ उतरे, लेकिन कोई फायदा नहीं उसमें। रेलवे वो भी रुक गए काम, एम्स बनाने के रुक गए। बात तो बहुत से भाषणों में आते हैं, लेकिन ये चीज हमारे पास नहीं हो रही है। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देख लीजिए इधर। अब निवेदन करके भी फायदा क्या है, आखिरी स्टेज में देखेंगे कल क्या होगा, और उसके बाद में बात करूं। लेकिन ये याद दिला रहा हूं, पिछले की बातें भी याद दिला रहा हूं, आगे आने वाली सरकार को भी, कोई भी हो, हम आओ आप आओ कोई भी आओ, उनको भी ये रास्ता है कि सोचने का कि बैकवर्ड एरिया में किन किन चीजों को आज, क्या बोले, नहीं, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, ये क्या होते हैं, मोदी साहब जब आते हैं बहुत एक्टिव होते हैं। नहीं, खड़गे जी, मोदी साहब गए, उनके साथ ही पीछे आते हैं, कोई बैठता नहीं। आप देखो पार्लियामेंट में देखिए, यहाँ भी खड़गे जी, देखिए, आप everyone चले is listening to you. 2 मिनट में पूरा खाली। Please continue. अच्छा नहीं साहब, आप मत जाओ, लोग उनके मेंबर्स जाएंगे, लेकिन आप मत जाओ मेरा होने तक। सर, और एक प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूं। ये बहुत बड़ा चोट गरीबों को लग रहा है, और इसमें क्या होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में जो बनाते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, उनको सरकार की हर मदद होती है। सरकार जमीन देती है, लाइट देती है, पानी देती है, लेकिन हमारे रूल्स और रेगुलेशन को वो मानते नहीं, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर से ही देश बना है, ऐसी कल्पना चंद लोगों की। पब्लिक सेक्टर पहले आई तभी देश का सुधार हुआ, और आज प्राइवेट सेक्टर हमारे बैंक से पैसे लेते, हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हमारी जमीन, ये लेकर भी गरीबों को नहीं लेते, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने कम्युनिटी के लोग, और उनको जो होना उनको लेते हैं। बाकी के लोगों को डेली वेजेस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं, उनका पेट, एक दिन की रोटी भी उनको नहीं मिलता। तो ये प्राइवेट सेक्टर का है। यस, हमने माना है कि इस देश के एक नीति बनी हुई थी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, सभी सेक्टर है, लेकिन ये सेक्टर में ज्यादा फायदामंद ये पब्लिक सेक्टर है। आज पब्लिक सेक्टर धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पहले ट्रेड यूनियन वाले भी बड़े एक्टिव रहते थे, हमारे जमाने में थोड़ा कुछ हुआ सब लोग झंडा लेके जाते थे, अब वो भी कहाँ हो गए, किधर गए, मालूम नहीं हो रहा। तो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर को आप जो ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसके बजाय पब्लिक सेक्टर को आप जोर दीजिए, पब्लिक सेक्टर को मदद कीजिए और उसको जिंदा कीजिए, रिजन्युएट कीजिए। उसमें कुछ कमियां हैं तो आप उसको इंटेलिजेंट लोगों को डाल के उसको बढ़ाइए, उसके बजाय खत्म मत करो। अगर मेरे को क्या बोलते वो, अगर खांसी आई और इसको क्या बोलते, जुकाम आया, कुछ आया, तो जुकाम आया इसलिए नाक काट लो, ऐसा होता है? उसको दवा ढूंढो साहब। पब्लिक सेक्टर्स ये गरीबों के लिए और देश के लिए भी अच्छा है। तो ये मैं इस बार कहना चाहता हूं, और उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। और अग्निपथ योजना, ये बहुत आपका प्रिय योजना है, और ये योजना आपने किया 4 साल के, लेकिन लोग ये समझे जैसा कि हर जगह
स्टाइफेंड्री के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं, वैसा ही इसमें जो अग्निवीर का जो योजना है, इस 4 साल की नौकरी के बाद हम मिलिट्री में जाएंगे, भरी जवानी में जाते हैं। पहले कहा कि एक बात आ गई, 100 लोगों में से 25 लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, 75 लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति क्या है कि आप 75 लोगों को ड्रॉप कर रहे हैं, 25 लोगों को ले रहे हैं। और मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं, चाहे अभी बाहर आया कि नहीं स्टेटमेंट, हाल ही में जनरल MM नरवणे ने बताया कि अग्निवीर स्कीम सिर्फ आर्मी के लिए आने थी और उसमें 75 रिटेंशन और 25 रिलीज पॉलिसी का प्लान था। लेकिन बिना किसी से बात किए, सलाह किए, मोदी जी ने एक स्कीम एयरफोर्स और नेवी पर लागू की और इसमें 25% रिटेंशन हुआ, 75% रिलीज पॉलिसी का रूल बना है। आप बोलिए ये तो मेरा नहीं, वहां काम जो करते थे, वहां जो जनरल थे, वैसे लोग बोल रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, तो वो परेशान है अग्निवीर के लोग, और वो ये कह रहे हैं ये बेहतर है, ये बेहतर दिनों की आस लगाते हुए, यानी अच्छे दिन बोले ना साहब, जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते थे अच्छे दिन, ये अच्छे दिन, बेहतर अच्छे दिनों की आस लगाते हुए हबीब, दिनों की आस लगाते हुए हबीब, हम बेहतरीन दिन भी गवाते चले गए। और उनके जो बेहतरीन दिन थे, जो जवानी थी, वो भी लूट गई, खराब हो गई। तो 4 साल बाद उन जाना पड़ा। तो ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ महंगाई, महंगाई की मार। तो आपको तो जानते हैं, लेकिन आप किसान हैं, वकील हैं, घर भी देखते हैं, सब भी आपको तो बहुत मालूम है। लेकिन थोड़ा सा समय मुझे थोड़ा दीजिए। देखिए साहब, छोटी छोटी चीजें हैं, आप बोलेंगे ये क्या है, टमाटर, प्याज, दूध, ग्राउंडनट, ऑयल, आटा, चावल के दाम 2 गुना हो गए, घट गए नहीं, डबल हो गए। अरहर, 1 second. Oh, it's on a point of effect. Okay. Authenticated table. What comment and statement he has made about all these products, because it is completely baseless. इसका कोई आधार नहीं है, निराधार स्टेटमेंट के ऊपर आप ना टिकें। The honorable leader of the opposition. ठीक है, वही अब जब आपकी बारी आती है। Khadge ji, since leader of the house, 1 second, has raised the point, I would urge you, you have asserted, kindly authenticate. हाँ? There should be no difficulty. देखो भाई, आप बाजार में गए तो मालूम होता। एक बार तो दिल्ली की सरकार प्याज के लिए उसको खींचा गया, हराया गया। खड़गे जी, तो मैं आपके सामने ला रहा हूं। Please authenticate the assertion अरे, you are making with respect to the issues raised by leader of the house. चलेंगे सब, मैं और गोयल साहब बाजार में जाएंगे, वहां से दोनों ऑथेंटिकेट करके लाएंगे। This may be done during course of the ठीक day. है। During course of the day. हाँ, During course of the नहीं, day, नहीं। authentication may take place. नहीं, मैं जब चाहूंगा तब बोल जाएंगे। तो ये अरहर दाल जो 70 की थी, आज 150, ये भी ऑथेंटिकेट करना। Obviously. अच्छा, चना दाल 49, 85 रुपीस हो गया। वनस्पति 75 था, 125 हो गया। मगर सरकार बोलती है महंगाई पे कहीं नहीं बोले, इसमें भी नहीं बोले कि अभिभाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नहीं बोले। तो ये जो है इधर जो है सिंगल डिजिट में ग्रोथ हो रहा है और डबल डिजिट में महंगाई। तो ये कैसा चलेगा?
हाँ ऐसा, अच्छा अच्छा। अब फ्री मिल रहा है क्या तुम्हारी दुकान? अरे ठीक है भाई, उनका साहब सरकार सप्लाई करती होंगी, कोई स्पेशल सब्सिडी हमारे प्रधानमंत्री जी देते होंगे उनको, वो तो फ्री मिल रहा है, ठीक है। अब किसानों की आर्थिक के बारे में आपने कहा कि किसान जो आंदोलन करे, आंदोलन के बाद आपने कुछ कानून लाए थे, वो कानून जो लाए थे उसको किसानों ने उसका विरोध किया और 3 काले कानून को आपको वापस लेना पड़ा और उनका इनकम डबल बनाने का आपने वायदा किया था और अपने डबल बनाने के अलावा एमएसपी बढ़ाने का भी आपने वायदा किया था। तो आज किसानों की आमदनी रियल इनकम सालाना 1.5% की गिरावट है, इंक्रीज नहीं है। तो ये हकीकत में अनुमान देखे तो 2016-17 और 2020-21 के बीच की प्रति किसान रियल इनकम में सालाना 1.5% की गिरावट आई है और किसान बहुत सुखी है, सरकार का कहना है। लेकिन सच्चाई ये है, पिछले 5 वर्ष में कृषि के बजट में 1 लाख करोड़ से भी अधिक बजट सरेंडर किया गया है, 1 लाख से भी अधिक। और किसान रेल, उसको भी बोले कि पीएम साहब बोले कि किसानों को काया क्लब गारंटी बताते हैं, उसमें कितनी यानी माल कितना ढुलाई हुआ, लेके गए, कितना फायदा मिला, ये सब बातें वो करते हैं। वो सब कौन, ये बीच में जो बिचौलिए एजेंट्स है उनके माल गए, किसानों का नहीं गया। वो जो खरीदे है वो डालते, उन्होंने गया, फायदा तो उनको हुआ। छोटे मोटे लोगों को चलो एक्सप्रेस में, पैसेंजर में, उसमें या स्लो पैसेंजर्स उसमें डाल के अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट में अगर किसानों को ले जाने के लिए इजाज़त देते तो हम कहते उनका फायदा हुआ। लेकिन इसका दूसरा एक योजना आपका ये भी फेल हुआ। 21-22 तक पीएम फसल बीमा योजना में कुल 2,761 करोड़ रुपए पेंडिंग क्लेम्स में बकाया है। और ये जो होता है हमारे पास भी पहले था ये। और देखिए, ये सिर्फ एजेंट्स को फायदा होता है, जो लोग इसके एजेंट्स है बीमा योजना के, ये लोग क्या करते हैं कि उसमें 100 कंडीशन डाल देते हैं ताकि उसको कुछ मिलना ही नहीं। वो इंस्टॉलमेंट भर देता है, बाद में अगर क्लेम करने गया तो उसको बोलते हैं इसमें नहीं बैठता, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और उसमें काट छाट के देने की कोशिश करते हैं। या तो साहब ये भी लाइक नहीं आपको? नहीं, all I am telling is time was 27 minutes. 27? It is now 36. It's 1 hour Extended. 42 minutes, sir. Okay, और extended. एलओपी बोल रहे हैं तो 1 hour 42 मिनट के अंदर ही अभी Okay, fine. नहीं, इतना गुस्सा क्यों, सब नाराज मैं नहीं। कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, देखिए। और योजना शुरू होने के बाद में 2,33,00,000 किसानों को इस योजना से निकल गए। और सरकार ने किसानों के सालाना 6,000 रुपये यानी दिन के 16 रुपये प्रति परिवार प्रति दिन, तो ढाबे में 16 रुपये में 2 कप चाय भी नहीं मिलती मिनिमम। तो ये ऐसे हम योजना बनाते हैं जिसका लाभ जिनको अच्छी तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता, तो ये भी फेल्यूर है। और इसके बाद में आप देखेंगे
कि 40% अधिक किसानों को पीएम किसान योजना से बाहर निकलना पड़ा, और सबका साथ सबका विकास, और क्या दो चार है ना उनके, ये नहीं विश्वास है क्या विश्वासघात है मालूम नहीं। तो वो साहब के प्रयास अच्छे रहते हैं, कोटेशन ठीक रहे। और सोशल जस्टिस सभापति जी, सामाजिक न्याय की हमारी मांग जाति जनगणना है, क्योंकि ये इसलिए हम प्रेस कर रहे हैं, नॉट पॉलिटिक्स। इसमें ये प्रेस इसलिए है कि अगर जाति जनगणना अगर कराए तो उसमें ये सब कुछ मिलेगा, किस किस कम्युनिटी में किस किस जातियों में ग्रेजुएट्स कितने हैं, नौकरियों में कितने हैं, जमीन कितनी है, उसके बाद में उनके पास गोपाल ये अपने कितने ये अपने गो पालते हैं या किसी धंधे में, तो ये सब एजुकेशन कितना हुआ है, ये सब बाहर आ जाता है। उसके आधार पर आप स्कीम बना सकते हो, उनके आर्थिक योजना आप बना सकते हो। तो इसीलिए ये जाति जनगणना पूछ रहे हैं, इसलिए कोई इसमें पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं। आप इसको फिर से सोच लीजिए। आप अगर आप नहीं करेंगे, हम आने के बाद जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। तो साहब मैं ये बोल रहा हूं कि उनको सोचना चाहिए, इसके बारे में जल्द निर्णय लेना चाहिए। जातीय जनगणना इसकी डिमांड हर स्टेट में है, हर बैकवर्ड की है, हर गरीबों की है, निचले तबकों की है, देश के जनता की ये मांग है। और जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं वो जरूर इसको मानेंगे। अगर और ये एक्सरे मिलता है इकोनॉमिक, और अब हम तो सब इतना कुछ कर रहे हैं इनकम बढ़ाने के लिए, वेलफेयर के लिए, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जाति जनगणना का लाभ ये सबको होगा और सभी लोग इससे फायदे में रहेंगे। दूसरी एक चीज सर, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर इतना अन्याय होता है, फिर उसको मुझे ये भी मालूम है, मैं कॉन्शियस हूं, वही निकाल के 10-20 साल के आंकड़े, तुम्हारी सरकार क्या की, 70 साल में क्या हुआ, तुम कहां थे, यही बात आएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूं, क्या है सर, इस देश में हर 2 घंटे में SC/ST समुदाय के 5 लोग अपराध का शिकार क्यों होते हैं? 2 घंटे में 5 लोग। और महिला 2022 में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी 23.7% और महिलाओं की देश में भागीदारी 50% है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें लेबर फोर्स में भी 50% हिस्सा मिलना चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, और आपको तो मालूम है कुश्ती खेलने में जो क्या ओलंपिक में जो मेडल जीत के लोग आए थे उनको न्याय नहीं मिला, और जो अपराधी था उसको सभी लोग प्रोटेक्ट करते गए। उस वक्त प्रधानमंत्री जी भी बात नहीं करे, वो अपना पूरा मुंह बंद कर लेके बैठे। अरे ऐसे वक्त ही नहीं बात करते जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय होता है, OBC के ऊपर अन्याय होता है, महिलाओं के अत्याचार पर कोई बात कुछ वो नहीं करते। बाकी को उनके जो विशेष विषय है जिस पे वो बोलना चाहते हैं घंटों से बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में दंगा जो होता है उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहते। इतनी अच्छी बात करते हैं दूसरे विषय पे,
ये मणिपुर पे क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। और ये तो आप पूछ नहीं सकते, उन्होंने पूछने, मुझे तो पूछना चाहिए ना। तो सर, आपको भी बताना चाहूंगा कि बिल्किस बानो के मामले में दोषियों को माला क्यों पहनाई गई? आप बोले ऐसा हो सकता है? गुजरात में सबको माला पहनाया, सबको स्वीट खिलाया, सब वो जश्न मनाया, और याजिब वो झगड़ा बिल्किस बानो और बीजेपी का था। हाँ, ये भी कोई बात है? ऐसा कंडम करना चाहिए ऐसे इशू पे प्रधानमंत्री जी, वो भी उनके स्टेट का है। अगर वो कंडम नहीं करे तो कौन कर सकते हैं? किन की बात? आपके पास तो किसी और की बात चलती ही नहीं, आप ही सरदार हो, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? आपको फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा घर जाएंगे। ये तो आपने कई लोगों को बता दिया है, तो वो गपचुप चले जाते हैं। और उनको ये भी मालूम है सर कि ये जो है, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईटी सेल का बलात्कार का केस हो, और सरकार को 34 लाख महिलाओं को भी आप जवाब देना है, जिनके ऊपर आज इतने बड़े ये हो गए, अत्याचार हो गए, वो भी आप बताना चाहिए सर। और एक बात, ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि उनको इम्प्रेस करने के लिए उनके पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, और आप प्रोटेक्शन कैसा उनको देते हैं। और वो तो प्रमुख है। मैं देखा वो राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे या प्रतिष्ठान कर रहे थे, तो उस वक्त आपके बाजू में कौन बैठे? मोहन भागवत, आरएसएस, वो भी साधु है, संत है, मुझे मालूम है, तो बैठे थे। उनका कहना है 2019 में 19 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी को दिए गए आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोग आपके साथ बैठ के जब करते हैं? हाँ, और झारखंड में बोले थे, चलो, तो ये 2015 में उन्होंने ऐसी ही बयान दिया, फिर भारी विरोध के बाद वो पलट गए। प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने मौन व्रत रखा, जैसा कि 11 दिन मौन व्रत उन्होंने राम लीला की स्थापना करते वक्त उन्होंने की थी, वही बात यहाँ पर भी हुई। बीजेपी ने उसके ऊपर बताया कि सरकार के एक्शन साफ बताते हैं कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें इमीडिएटली सरकार का रिएक्शन होना चाहिए था। और यूजीसी में परसों हाल ही में फिर उसको पलट गए। यूजीसी ने हाल में एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाला, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों की वैकेंसी में डी रिजर्वेशन और आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें जनरल कैटेगरी में उम्मीदवार भरा जाएगा। ये आपका ये है। ये फिर बाद में, अरे बैठो भाई, तुमको तो सब कुछ मिलता है, जिनको नहीं मिलता उनकी बात कर रहा हूँ। तुमको तो सब कुछ मिलता है, जो जिनको नहीं मिल रहा है मैं उनकी प्लीज बात प्लीज कर रहा हूं। खड़गे जी डोंट इंटरफियर खड़गे जी सर। आरक्षण से वो वंचित है, अब यूजीसी के कहिए, उनसे कहिए। आप तो दूसरे जगह तो टेम्पररी भर रहे, अगर कोई नहीं मिलता तब तक आप बैकलॉग को कंप्लीट डी रिजर्व करने के बजाय आप थोड़े दिन स्टाइपेंड ग्रेजुएट्स को ले सकते हैं, या सॉरी अपने लेक्चरर्स जो भी रहते टेम्पररी ले सकते हैं, अपने काम चलाओ। लेकिन वो नहीं,
निकालो, सर काटो इनके, दबाओ, यही इनका उसूल है और इसी के लिए ही ये काम करते हैं। और एक वुमन रिप्रेजेंटेशन का झूठा दाव, हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे। हाँ दो भी। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर, आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। तो दूसरों को सर्वजन सुखाए क्या आप बोलते ना, हाँ, तो सर्वजन सुखाए कहाँ है? मैं तो ये बोलता हूँ बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, इसकी बात करो। सर्वभो गुणों बोलते हैं हमारे दोस्त, तो मैं इतना ही बोला बहुजन सुखाए बहुजन हिताय, ये तो बुद्धा का कहना है। और बुद्धा ये 8वां अवतार 8th अवतार आपने मानते हैं राम का, मानते नहीं? मुझे मालूम नहीं, साफ बोलना। 8वां अवतार 9th अवतार बुद्धा का, विष्णु का 9th अवतार मानते, उसका भी कहीं पर नामो निशान नहीं, वहां पर कहीं बनने का नहीं, उनके स्तूप बनने का नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, उसीलिए बोला आप पूजा 9th अवतार की करो। 9th अवतार की करेंगे तो साइंटिफिक थिंकिंग आ जाएगा आपके दिमाग में। तो मैं टीका नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आप ठीक बोले, ऐसे लोग जरा ज्यादा बढ़ गए तो बीजेपी ठीक हो जाएगी। सर, मैं आखिरी बात ये कहूंगा, गरीब और कमजोर तबकों को न्याय मिले, ये हमारी नीति है जिस पर हम चलते रहेंगे। आप कितनी भी उपेक्षा करें, हम ये सवाल उठाते रहेंगे। आखिरी में मैं ये कहूंगा, मेरा हर लफ्ज है अमन के लिए, मेरा हर लफ्ज है अमन के लिए, मेरी हर सांस बंदगी के लिए, मेरी हर सांस बंदगी के लिए मैं हवा के खिलाफ चलता हूं। मैं हवा के खिलाफ चलता हूं सिर्फ इंसान की खुशी के लिए। धन्यवाद, आपको नमस्कार। आप बहुत शांति से इस बार सुने, इसीलिए आप और सभी को धन्यवाद।